नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अखिलेश यादव की ताजपोशी होगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने आएगा? बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी सपोर्ट करेगी या कोई और तोड़फोड़ होगी? 10 मार्च को तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन हमने सोचा 7 मार्च को आखिरी चरण का जैसे ही मतदान खत्म हो तब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की किस सीट पर क्या स्थिति है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। पिछले 6 महीने से 4PM ने बहुत मेहनत की। मेरी टीम निधि तिवारी, निधि मिश्रा, सुष्मिता, योगेश, क्षितिज दिन रात करके गांव-गांव में भटकते रहे, लोगों से संपर्क करते रहे। मैं दर्जनों गांवों में गया, हजारों लोगों से बात की। पॉलिटिक्स इनके विकास जी की टीम अलग काम कर रही थी, हम लोग अलग काम कर रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश का निचोड़ जानना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश किस चीज पे चुनाव लड़ने जा रहा है, क्या सोच रहे हैं पिछड़े जातियां, क्या सोच रही हैं दलित जातियां, किधर जा रहे हैं मुसलमान, खौफ कहां है, डर कहां है, प्यार कहां है, अनाज कहां है, राशन का फायदा कहां है। एक एक बिंदु को सामने रख के कर रहे थे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और योगी आदित्यनाथ की गालियां कितना बड़ा मुद्दा है, बुलडोजर कितना बड़ा मुद्दा है। अब 7वां चरण आज है, वोटिंग शुरू हो रही है और शाम तक ये वोटिंग चलेगी। 2017 में ये छठा और 7वां फेज जो है बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वो फेज है जहां पे पिछड़ी और दलित जातियों के साथ ब्राह्मणों ने भी अपनी खासी भूमिका अदा की है। 54 सीटें, 9 जिले। 2017 में अगर हम निगाह डालेंगे तो इन 54 सीटों में से छठे चरण की जो विधानसभाएं थी 57, उसमें से 46 बीजेपी ने जीती थी। और 7वां चरण जहां ये आज मतदान हो रहा है वहां पे 54 में 29 सीटें जीती थी बीजेपी ने, यानी पूर्वांचल को फतेह कर लिया था। बनारस के बाहर इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत 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 पतली है और बनारस में भी बीजेपी को इस बार पसीने आ गए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कैंप ना करें, डमरू ना बजाएं, पान ना खाएं, रोड शो ना करें तो बनारस में बैंड बज जाती बीजेपी की। अब भाजपा को समझ में आ रहा है कि कब तक सिर्फ मोदी के नाम पर राजनीति होगी। नीलकंठ तिवारी कर क्या रहे थे? जिस जगह कॉरिडोर बना है, बाबा भोले का मंदिर बना है, जिस जगह की ब्रांडिंग पूरे देश में हुई, जब प्रधानमंत्री आए तो लगा जाने दुनिया का कितना बड़ा काम हो गया। और उस इलाके का विधायक जो नीलकंठ तिवारी मिनिस्टर है, उसको जीतने के लाले पड़ गए बनारस में। प्रधानमंत्री को उसको कैंप करना पड़ गया। बनारस के पंडे नाराज योगी आदित्यनाथ से। बताइए, जब बनारस में यह हाल है तो बाकी जगह क्या होगा। मैं अयोध्या में गया, मैंने कैंप किया लगातार। मैं अयोध्या को बहुत पढ़ना जानता था, चाहता था, जानना चाहता था क्या सोचते हैं अयोध्या वाले। अयोध्या वालों के मन में गुस्सा था। योगी आदित्यनाथ ने जिन अफसरों को पोस्ट किया उन्होंने लूट मचा दी। अनुज झा एक कलेक्टर भेजे गए, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी थे, पहले सूचना निदेशक थे, भेजे गए, सालों रहे अयोध्या में। और जैसी राम जन्मभूमि का शुरू हुआ बनना, भाई साहब ने अपने पिता के नाम जमीन खरीद डाली। अब सोचो, तुम कलेक्टर हो वहां के, नैतिकता का भी कोई तगाजा होता है। जिस समय में ये चीजें सामने आ रही थी कि 2 करोड़ की जमीन घंटों में 15 करोड़ की होगी, इस समय जिले का कलेक्टर अपने पिताजी के नाम जमीन खरीद रहा था। कमिश्नर उससे भी आगे निकला, उसने अपने चाचा, मामा, सारी पता नहीं किन किन रिश्तेदारों के नाम पे जमीन खरीद डाली। राम नाम की लूट बची है। लूट मचे तो लूट का नजारा दिख रहा था वहां पे। और शर्मनाक बात यह कि योगी आदित्यनाथ को इतनी भी लज्जा नहीं आई कि कम से कम इस भ्रष्टाचार की जांच 2 दिन में किसी सीनियर अफसर से करा दें। मामले की रफा दफा करने के लिए एक SDM लेवल के अफसर को दे दी गई, जहां ठंडे बस्ते में चली गई। ये मुद्दा है और इस मुद्दे ने अयोध्या में 0/0 कर दिया है। अयोध्या जिस विधानसभा में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है, वो भारतीय जनता पार्टी वो सीट हारने जा रही है। काशी विश्वनाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नीलकंठ तिवारी के पसीने आ रहे हैं। काशी के बाहर चले जाएंगे, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बीजेपी का खाता खुलने के लाले पड़े हुए हैं।
7वां चरण इतना भयानक होने जा रहा है, भाजपा ने कभी कल्पना नहीं करी थी ये हाल हो जाएगा। पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में जो लहर दिख रही है उसको दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार पढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको होगा क्या। शाम का एग्जिट पोल उनके पक्ष में दिखाया जाए, इसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप जरूर देखिएगा। मैं इस एग्जिट पोल की कहानी बताऊंगा आपको। कल दोपहर 12 बजे सुनिएगा या 1 बजे तक सुनिएगा कि ये एग्जिट पोल के पीछे गवर्नमेंट क्या खेल, बीजेपी सरकार या बीजेपी क्या खेल खेलने जा रही है। कोई फायदा नहीं होने वाला। गुस्सा बहुत है। इस सीट को इस 6ठे और 7वें चरण में इन जातियों का महत्व क्या है ये प्रत्याशियों से समझा जा सकता है। जैसे इस 6ठे और 7वें चरण में ब्राह्मण सभी प्रत्याशियों ने मिलाकर ब्राह्मण 78 उतारे हैं, ठाकुर 59 उतारे हैं, मुसलमान 44 हैं, कुर्मी 41 हैं, यादव 34 हैं, निषाद बिंद 20 हैं, राजभर 13 हैं, मौर्या 13 हैं, बनिया कायस 11 हैं, भूमियार 9 हैं, नोनिया 6 हैं और अन्य ओबीसी के 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस इलाके में भूमियारों की नाराजगी सामने आ रही है और जायज भी है। पहले भूमियारों के लिए मनोज सिन्हा को कहा गया कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज सिन्हा आ गए, मंदिर हुआ है, शपथ लेने की तैयारी की, तब तक हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ लैंड कर गए। भूमियारों को लगा कि तो हमारे संग धोखा हो गया। फिर एक भूमियार के नाम पर अरविंद शर्मा भेजे गए, बहुत काबिल, बहुत कुलीन, बहुत शालीन और बहुत टैलेंटेड अफसर, प्रधानमंत्री की आत्मा, प्रधानमंत्री की नाक का बाल। और योगी आदित्यनाथ ने वो बेइज्जती करी अरविंद शर्मा की कि तभी से दिल्ली और लखनऊ दरबार की लड़ाई शुरू हो गई। जिस अरविंद शर्मा का उपयोग योगी आदित्यनाथ अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकते थे, योगी आदित्यनाथ उससे मुचट हले बैठे। नतीजा भूमियार को समझ में आ गया कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है, तो इस बार भूमियार नाराज है। अनुराग, अच्छा मजे की बात हो रही है, छोटी छोटी चीजें मजेदार तरीके से वायरल हो रही हैं। अनुराग ठाकुर ने बाटी चोखा वो खाते हुए एक फेसबुक पे लिख दिया कि देखो हम चावल खा रहे हैं। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, अरे भैया चावल नहीं है बाटी चोखा है। फिर वो ट्विटर पे और फेसबुक पे सुनाया कि ठीक किया गया बाटी चोखा को चावल। छोटी छोटी चीजें हैं। प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे थे, लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रोल करके रख दिया कि प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, बर्फ में बर्फबारी हो रही है, बर्फ पिघला पिघला के पानी पी रहे हैं और आप डमरू बजा रहे हैं। ये मुद्दे हैं, वहां पे मुद्दे बने हुए हैं। एक और मुद्दा बना कि अब्बास जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश जी से कह दिया है किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा सरकार बनने को, पहले यहाँ हिसाब बराबर होगा। चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में शायद प्रतिबंध उन्हीं के ऊपर लगा है, मुख्तार अंसारी के बेटे के ऊपर बना है। चुनाव आयोग की भूमिका गांधी जी के 3 बंदर जैसी हो गई है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से कहा है कि 6 महीने तक तबादला नहीं होगा, पहले जो अफसर जिन्होंने जो किया उनका हिसाब होगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह धमकी है। और हमारे मुख्यमंत्री दर्जनों मंच पे कह रहे हैं गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, मई जून में शिमला बना दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, रैलियों में बुलडोजर जा रहे हैं। ये धमकी नहीं है। चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर की तरह हो गया है, जिनको ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है और मुंह पे ताला पड़ा है। ताले की चाबी तब खुलती है जब दिल्ली में मोदी जी डांट लगाते हैं, वरना चुनाव आयोग तो बिल्कुल नतमस्तक हो गया, तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कल पोलिंग है और आज दैनिक जागरण में और बाकी सारे अखबारों में प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की फोटो लगा के विज्ञापन छपे हैं। प्रचार खत्म होने के बाद विज्ञापन छपे हैं। क्या यह चुनाव आयोग को उल्लंघन नहीं है? लेकिन मैंने कहा ना, गांधी जी का बंदर हो गया है, ना दिखना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना कुछ कहना है। इसी वाले चरण में रॉबर्ट्सगंज भी आता है जहां चुनाव है। वहां के विधायक वही वाले हैं जो कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे, आपको याद होगा। बहुत मजेदार वीडियो हुआ, लोग नाराज थे तो कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे। मजेदार सीन चल रहा है। सोचो, जिसने काशी का इतना भव्य मंदिर बनवा दिया, जो दावा करता है कि पूरी दुनिया में डंका बज गया, वो माफी मांग रहा है। सुनिए जरा किस तरह नीलकंठ तिवारी मिनिस्टर माफी मांग रहा है। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है,
जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। ये मंत्री हैं, उस इलाके के मंत्री हैं, माफी मांग रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज के विधायक कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं। ऐसे नमूने वाले विधायक तो मैंने देखे नहीं। इन विधायक जी को भी देख लीजिए। अब जब माफी हो गई, जब कान पकड़ के उठक बैठक, तेल मालिश बची थी, तो हमने सोचा चलो आपको विधायक जी की तेल मालिश भी दिखा दें कि विधायक जी तेल मालिश करने को कैसे तैयार रहते हैं। ये भी देख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई ठीक बात, लेकिन हाथ दर्द हो रहा है, ये ऑपरेशन। आपने देखा, ये हाल है विधायकों का। अरे काम करोगे तो ये सब चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। जौनपुर भी आता है इस इलाके में। जौनपुर में भी धनंजय सिंह एक बड़ा मुद्दा है। लोग गिनाते हैं कि बाकी सारी माफिया आपको दिख जाते हैं, ब्राह्मण माफिया दिख जाते हैं, खुशी दुबे जेल में 2 साल से बंद है, कोई समस्या नहीं है, जो ब्राह्मण माफिया उस पर आप अत्याचार करते हैं। लेकिन धनंजय सिंह पे मुकदमा हुआ, इनाम हुआ, धनंजय सिंह आराम से क्रिकेट खेलते रहे। एक सांस में इस इलाके के लोग नाम गिनाते हैं, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सुशील सिंह, तमाम नाम गिनाते हैं। किसी ठाकुर माफिया पे कार्रवाई करने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ की नहीं हुई। ये सारे ठाकुर माफिया उनके दिल में इलू इलू करते रहे, प्यार करते रहे। और योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया ना कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे क्षत्रिय होने पे घमंड है। कमाल की बात देखिए, बंदे ने कह दिया कि भगवान राम ने भी इसी कुल में देखकर प्रवेश जन्म लिया था। कैसे कोई कह सकता है? कोई सन्यासी कैसे कह सकता है कि भगवान राम भी प्रसन्न हुए तो भगवान राम ने भी इसी जाति को चुना? गजब है। डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनका ज्ञान था कि सीता माँ जो है वो पर्सनली बेबी थी, टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके पार्टी के संजय निषाद हैं, वो कहते हैं कि रामचंद्र जी तो किसी और की औलाद थे। मतलब नमूनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बीजेपी की परेशानी यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, इनके सूंघने की ताकत कुत्ते से भी ज्यादा होती है। क्षमा कीजिएगा इन शब्दों को, लेकिन जो रंग ढंग दिख रहे हैं, अयोध्या के डीएम ने बंगले ने पहले भगवा लगवाया था महीनों से, फिर उसको हरा किया, फिर लाल किया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा लोहिया पार्क में सफाइयां शुरू हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप ठीक होने लगी। जगह जगह से फोटो आ रहे हैं। उन्नाव में पार्क में झूले का रंग लाल हरा कर दिया गया। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बता रही है कि हवा किधर चल रही है। मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव एक हैं, तमाम जिलों में डीएम की तैनाती में लंबा लंबा माल लिया सुना में आया है। अब वो अखिलेश यादव के पास जाने को उनकी आत्मा तड़प रही है। नोएडा के ठाकुर साहब आईपीएस हैं, बहुत ही करोड़ों की कमाई हर महीने करते थे भाई साहब। आजकल एक बिल्डर को पकड़े हुए हैं कि किसी तरह मुख्यमंत्री जी होने वाले मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, ये ऐसा कह रहे हैं वो, तो मेरा संदेशा पहुंचा दो, मेरी बात करा दो। एक्चुअल में इन अफसर जो ये धनपशु हो गए हैं, इनको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी का करीबी, अखिलेश यादव का करीबी एक आदमी पकड़ लेंगे। 5 साल तक हम योगी आदित्यनाथ जी के चरण साफ करते रहे, जूते साफ करते रहे। अब हम अखिलेश जी के करीबी आदमी पकड़ के अखिलेश जी तक पहुंच जाएंगे। मगर मैं बता दूं, इस बार अखिलेश यादव बदले हुए हैं, पहले वाले अखिलेश यादव नहीं है। इस बार बैंड बजने वाली, सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार है। एक अफसर जो हर सरकार में सदाबहार रहते थे, उनका नंबर ही ब्लॉक पे लगा दिया। तो ये जो पूरा चीजें हैं ये बड़ा टिपिकल हो रही हैं।
तो मैं जो बात कर रहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश के हर चीज का, आपको हर जिले का मैं आपको आकलन बताना चाहता हूं। किसकी सरकार बनेगी तो शाम के 6 बजे, ठीक शाम के 6 बजे YouTube पे 4 PM न्यूज नेटवर्क खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा और यकीन कर लीजिएगा, सबसे सही बात केवल आपको इस चैनल पर मिलेगी। शाम के 6 बजे हम बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजा कौन होने जा रहा है, किसकी बनने जा रही है सरकार। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलेगा।